नमस्कार दोस्तों, आज हमारी जीके की दूसरी क्लास है। आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कल का टॉपिक था अपना, और इस टॉपिक से भी हर बार परीक्षा में महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। तो मित्रों, ये टॉपिक है आपका राजस्थानी साहित्य। इसमें आता है आपके बहुत सारे जो ऑथर हैं राजस्थान के इम्पोर्टेंट्स, उन्होंने कौन कौन सी बुकों को लिखा है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, रचनाएं एवं रचनाकार। तो राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार। तो देखो, अपन पहले राजस्थानी साहित्य के बारे में बात करें, इससे पहले कुछ उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, कुछ सवाल उठा लेते हैं एग्जामिनर उस टॉपिक पे से, इसमें से भीतर से। तो उसमें यह होता है कि राजस्थान का जो साहित्य है, इस साहित्य का विकास कहाँ से शुरू हुआ, राजस्थानी साहित्य का जन्म कहाँ से हुआ। तो इस तरह की बातें करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो शुरुआत पूछें, राजस्थानी साहित्य की शुरुआत पूछते हैं, तो आप ध्यान रखिए 12वीं शताब्दी बताना है। क्या बताना है? 12वीं शताब्दी से शुरुआत मानी जाती है। अगर आपसे सवाल इसलिए यहां ऐसा पूछते हैं कि राजस्थानी साहित्य का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो राजस्थानी साहित्य का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ, सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ कौन सा, ये सवाल पूछ लिया है कई बार अलग अलग परीक्षाओं में। तो सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है बाहुबली घोर। ये बाहुबली घोर जो ग्रंथ है, ये लिखा भरतेश्वर, पूरा अगर ग्रंथ की बात करें तो पूरा ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोर। ये भरतेश्वर बाहुबली घोर जो ग्रंथ लिखा गया, ये लिखा गया 12वीं शताब्दी में। तो 12वीं शताब्दी से यहाँ से शुरुआत मिलते, यही अपन को सबसे प्राचीन ग्रंथों में मिला है। तो इसको राइटर हैं वज्रसेन सूरी। इस वज्रसेन सूरी ने इस ग्रंथ को लिखा। तो ये 12वीं शताब्दी में आया। तो यहां से शुरुआत मानते हैं राजस्थानी साहित्य की, कौन से ग्रंथ से? भरतेश्वर बाहुबली घोर से। राजस्थानी साहित्य का दूसरा लिखित ग्रंथ है जो सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट है। अगर सेकंड की बात करें तो वो भरतेश्वर, यही नाम से है, भरतेश्वर बाहुबली रास। ये दूसरा सेकंड ग्रंथ है राजस्थानी साहित्य का, भरतेश्वर बाहुबली रास। ये भी 12वीं शताब्दी में आया है, लेकिन इस ग्रंथ के बाद आया है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास का राइटर हैं शालिभद्र सूरी। जैन ग्रंथ हैं ये। तो शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास के। तो आप ध्यान रखना कि राजस्थानी साहित्य की शुरुआत कब से आ रही है? 12वीं शताब्दी से। पहला लिखित ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोर है, वज्रसेन सूरी का, और सेकंड ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास है, शालिभद्र सूरी का। ये दोनों जैन साहित्य है। जो अगर आपसे सवाल, अब यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, अपन थोड़ा आगे सवाल बनाते हैं। अगर आपसे ये पूछते इसके बाद कि राजस्थानी साहित्य का विकास, ये तो क्या है? शुरुआत है। अगर राजस्थानी साहित्य का विकास पूछ लें मित्रों आपसे, तो विकास कब से हुआ, तो ध्यान रखना राजस्थानी साहित्य का विकास हुआ 15वीं शताब्दी के अंत से। 15वीं शताब्दी जब खत्म हो रही थी, समाप्त हो रही थी, तब ये 15वीं शताब्दी से राजस्थानी साहित्य का विकास शुरू हुआ। यहां तो शुरुआत हुई है, लेकिन विकास यहां से चालू हो गया। और अगर ये नहीं आएगा 15वीं शताब्दी के अंत, तो आपको ऑप्शन में देंगे 16वीं शताब्दी।
16वीं शताब्दी के शुरुआत में। या तो पूछेगा 15वीं शताब्दी के अंत से, या वो कहेगा 16वीं शताब्दी के शुरुआत। तो इन दोनों का मिक्सअप से यहां से राजस्थानी साहित्य का विकास हुआ। अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी साहित्य का सबसे, राजस्थानी भाषा का, साहित्य का सबसे पहले वर्णन कहां मिलता है, तो मित्रों अगला सवाल है, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया? हाँ, तो बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी साहित्य का वर्णन, राजस्थानी भाषा का वर्णन, भाषा का भी आपका अलग से टॉपिक है, वहाँ आएगा, तो सबसे पहले कहाँ मिला, तो मित्रों ध्यान रखना 8वीं शताब्दी से है। लिखित प्रमाण अपन को यहीं से मिला है 8वीं शताब्दी में। ध्यान रखो 8वीं शताब्दी में एक ग्रंथ आया, एक ग्रंथ था, उसका नाम है कुवलयमाला। 8वीं शताब्दी में एक ग्रंथ आया कुवलयमाला। ये कुवलयमाला जो ग्रंथ था, इस ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का वर्णन है। राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी जो साहित्य है, उसका प्रतिनिधित्व करती है मारवाड़ी भाषा। तो ये राजस्थान में कुवलयमाला जो ग्रंथ आया, इस कुवलयमाला में 18 भाषाओं का वर्णन है। भारत की 18 भाषाएं हैं, भाषाओं का वर्णन है। इनमें से अपनी एक भाषा, 18 में से एक भाषा मरु भाषा, जिसे आप मारवाड़ी कहते हो, मारवाड़ी का भी वर्णन था। कुवलयमाला ग्रंथ में मारवाड़ी भाषा का भी वर्णन था। और जो ये मारवाड़ी भाषा आई थी, इस ग्रंथ के जो कुवलयमाला ग्रंथ है, इसके जो राइटर थे ये उद्धोतन सूरि थे। उद्धोतन सूरि, ध्यान रख लेना मित्रों, इस ग्रंथ के राइटर हैं। इन्होंने वर्णन किया था भारत की 18 भाषा को। आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में टोटल 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेज हैं, उनमें राज्य भाषाएं, लेकिन अभी तक अपनी मारवाड़ी को शामिल नहीं किया है संविधान में। तो ये मरु भाषा, 18 भाषाओं में से मरु भाषा का वर्णन आता है उद्धोतन सूरि के कुवलयमाला। ये प्राचीनतम लिखित ग्रंथों में से अवशेष अपने सबसे पहले मारवाड़ी के लिए वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछें कि अपनी जो मारवाड़ी है या राजस्थानी भाषा साहित्य है, इसकी भाषा है साहित्य की, इसका उद्गम कहां से हुआ, तो राजस्थानी साहित्य का भाषा का उद्गम पूछे आपसे, तो उद्गम हुआ है अपभ्रंश शैली से। पूरा है गुर्जरी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस आप तो ये ध्यान रखिए गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ। तो राजस्थानी साहित्य का भाषा का उद्गम हुआ है गुर्जरी अपभ्रंश से। अगर इसकी साहित्य की लिपि पूछे मित्रों आपसे कि इसकी लिपि कौन सी है, तो लिपि है मुंडिया लिपि। कौन सी लिपि है मित्रों? मुंडिया लिपि है। राजस्थानी साहित्य की लिपि की बात करें तो अपनी मुंडिया लिपि, और हिंदी की बात करें तो हिंदी की कौन सी? देवनागरी लिपि है, और राजस्थानी साहित्य की लिपि है मुंडिया लिपि। इस लिपि का दूसरा नाम है महाजनी लिपि। तो आपसे पूछे राजस्थानी साहित्य की लिपि के बारे में पूछ ले क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? मुंडिया लिपि बताना है या महाजनी लिपि, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो ये आपके राजस्थानी साहित्य की लिपि है। जो ये मुंडिया या महाजनी लिपि है, ये घसीट रूप में लिखी जाती थी। पुराने जो भाई खाते होते थे, बनिए जो बोलते थे, उनको महाजन बोलते थे, तो वो अपने भाषा में ऐसे लिखते थे। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ वो क्या करते थे। उस भाई खाते में से एक पूरी लाइन खींचते थे। इस पूरी लाइन में जैसे मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है, तो जैसे वो लिख रहे हैं कि
इस तरह की वो भाषा लिखेंगे तो आपके शायद समझ में आए या नहीं आए। तो इसमें ये लिखा हुआ है डॉक्टर जितेंद्र शर्मा को 2000 रुपये रोकड़ लिख दीनी, यानी कि इसका अर्थ हुआ ये 2000 रुपये दिए गए हैं। तो इस तरह की ये घसीट लिपि में लिखी जाती है, मुंडिया लिपि, या इसको महाजनी लिपि कहा जाता है। तो ये अपने राजस्थानी साहित्य की लिपि है। जो राजस्थानी साहित्य है, इस साहित्य को 4 भागों में बांटा है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं राजस्थानी साहित्य के भाग। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं मिटा रहा हूं इसे। ओके, तो राजस्थानी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, 4 भाग हैं, विभक्त किया है। तो राजस्थानी साहित्य के 4 भाग हैं। तो एक पिंगल भाषा है, दूसरा डिंगल भाषा है। तो पिंगल साहित्य कह सकते हो आप इसे, ये डिंगल साहित्य है। तीसरा पार्ट है आपके जैन साहित्य, और चौथा है लोक साहित्य जो ग्रामीण भाषा में है। इसको आप संत साहित्य भी कह सकते हैं। लोक भाषा में ही संत साहित्य दिया है, संतों ने लोक भाषा में ही बात की है, सामान्य जनता की भाषा में संतों ने बात की अपने राजस्थान में, इसलिए से संत साहित्य, संत अधिकतर संतों का साहित्य इसी में लिखा है। जो डिंगल भाषा है, पिंगल भाषा है, जैन साहित्य, तो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं या संतों का साहित्य, लोक भाषा में है। अपन तो बात करते हैं, सवाल आपके यहाँ से आते हैं परीक्षाओं में। तो डिंगल साहित्य और पिंगल साहित्य, जैसे आपके डिंगल पिंगल जो अपनी राजस्थानी की भाषा है, मरो भाषा की भाषा है ये, तो जैसे आपके हिंदी में होता है गद्य और पद, तो गद्य पद जो होता है तो इस तरह का ही ये है। तो ये तो है आपके मित्रों गद्य शैली। कौन सी शैली है राजस्थानी साहित्य की? ये शैली अगर बात करें गद्य शैली है, और ये पद्य शैली है। आप छोटी क्लास 10th में पढ़ते हो, गद्य पद हिंदी की बुक से आती थी। तो जो गद्य साहित्य होता है, इसमें आपको पता है मित्रों क्या होता है, इसमें कहानियां होती हैं, और क्या होता है, नाटक होते हैं। और ये पद्य शैली में क्या होती है, कविताएं, छंद होते हैं इसमें, सोरठे होते हैं इसमें। इस तरह का ये साहित्य है। जो पिंगल साहित्य है ये भाटों का साहित्य है। किसका है? भाट जाति का है, भाटों का। और जो डिंगल साहित्य है मित्रों, ये चारण जाति का है, चारण साहित्य कहलाता है। ध्यान रख लेना मित्रों, आता है ये चारण साहित्य कौन सा है, और भाट साहित्य कौन सा। तो भाट पिंगल है, ये कहानी नाटक में है, और डिंगल साहित्य है चारण साहित्य। तो आपके एक सवाल यहां ये आता है कि जो अधिकतर यहां पे साहित्य लिखा गया है आपके डिंगल में, तो आपसे पूछते हैं कि डिंगल भाषा का पहला ग्रंथ कौन सा है। तो डिंगल साहित्य प्रथम रचना, तो प्रथम रचना ध्यान रखो, इसलिए पूछते हैं मित्रों, आपको कंफ्यूज करते हैं। उसका नाम है पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि, और इसके राइटर हैं कुशल लाभ। ये इसके रचनाकार हैं। तो डिंगल साहित्य की प्रथम रचना अगर आपसे पूछते हैं मित्रों, ये सवाल आता है, तो पिंगल शिरोमणि। आप देखो पिंगल साहित्य अलग है जो गद्य शैली का, लेकिन डिंगल साहित्य किसका है? पद्य शैली का है, और बुक का नाम क्या है? पिंगल शिरोमणि। इसलिए पूछते हैं। तो आप क्या कहां पहुंच जाते हो? सामान्य व्यक्ति कहां चला जाता है? पिंगल साहित्य लिख देगा, क्योंकि पिंगल शिरोमणि नाम मिल रहा है, तो चलो पिंगल में डाल देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए एग्जाम आपको चेक करना चाह रहा है कि आपको जानकारी है या नहीं है, या ऐसे ही रट्टे मार रहे हो।
तो इस तरह का डिंगल साहित्य की पहली रचना है पिंगल शिरोमणि, कुशल लाभ की है। इसके अन्य ग्रंथ हैं पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो और वेली कृष्ण रुक्मणेरी, ये बड़े साहित्य हैं। अपन बात करें इनका, कृष्ण रुक्मणी री, इनके बारे में बात करेंगे, इन दोनों के बारे में भी डिटेल। तो ये कुछ जानकारियां थी। अब अपन अपने क्वेश्चनों पे आते हैं, जिनसे इन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बैकग्राउंड से आपसे, तो आप इनके बारे में ध्यान रखना मित्रों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अब क्वेश्चंस के बारे में अपन चलेंगे। चलो पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, अब क्वेश्चन देखिए आप। तो अपने पास क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक। क्वेश्चन है अपना पृथ्वीराज, बहुत बार आया है, रासो के लेखक हैं। तो आपके ऑप्शन है जयानक, बी ऑप्शन है चंद्रवरदाई, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज राठौड़ और आपका डी ऑप्शन है नैनचंद्र सूरी। तो आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंटों को इस बारे में तो कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। इन चंद्रवरदाई ने लिखा, जो पृथ्वीराज चौहान है तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, देखो उससे पहले दो चौहान हो चुके पृथ्वीराज नाम से, तो ये अजमेर के और दिल्ली के राजा हैं, आखिरी हिंदू सम्राट कहलाते हैं जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो ये पृथ्वीराज रासो, ये रासो क्या होता है? रासो होता है वीर रस प्रधान साहित्य है। वीर रस, राजाओं के युद्धों का, वीरताओं का जो वर्णन होता है वो रासो कहलाता है। तो वीर रस से भरा हुआ ये ग्रंथ है और राजस्थानी भाषा का पहला महाकाव्य है। महाकाव्यों की बात करें, जो बड़ा ग्रंथ हो जैसे रामायण महाभारत है, ये महाकाव्य कहलाते हैं। ऐसे राजस्थानी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, लेखक है चंद्रवरदाई। देखो मित्रों, चंद्रवरदाई ने तो लिखा, अगर आपसे सवाल ये पूछ ले, इसमें ऐड कर दें कि पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई, लेकिन इस ग्रंथ को पूरा किसने किया? ये चंद्रवरदाई इस ग्रंथ को अधूरा छोड़ गए, तो इसको पूरा किया इनका पुत्र है चंद्रवरदाई का जल्लण। इन्होंने इस ग्रंथ को पूरा किया है। जो पृथ्वीराज रासो, इसमें उनके युद्धों का, वीरताओं का वर्णन है। चंद्रवरदाई उसके दरबारी कवि भी हैं, मित्र भी हैं। तो घटना ये होती है कि 1191 में जब तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी से, तो उसको हरा दिया जाता है। उस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो पुत्र थे गोविंदराज चौहान बड़ी बहादुरी से लड़े, और कहते हैं कि गोविंदराज चौहान ने आमने सामने की लड़ाई में गौरी का रथ तोड़ दिया, कवच काट दिया और उसको निहत्था कर दिया, लेकिन माफ कर दिया गया। अगली बार फिर तराइन का दूसरा 1192 का युद्ध हुआ। उस युद्ध में बहुत सारी घटनाएं, वहाँ पर यहाँ हिस्ट्री आएगा तो बात करते हैं। तो उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं इस रासो के अनुसार कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं और उसको ले जाते हैं गजनी, अफगानिस्तान। जब गजनी ले जाते हैं और उसको कैद में डाल देते हैं, बहुत सारी बेड़ियां डाल के, तो चंद्रवरदाई उनसे मिलने जाता है। जब चंद्रवरदाई मिलने जाता है तो पहले वो गौरी के दरबार में पहुंचता है। गौरी ये भाट है, प्रशंसा करता है, कवि है उनका, तो प्रशंसा करता है गौरी की, तो गौरी प्रसन्न हो जाता है और इससे मिलने देता है पृथ्वीराज चौहान से।
जब मिलने देता है तो वहाँ पे ये दोनों मिलते हैं और प्लानिंग करते हैं कि कैसे गौरी से बदला लिया जाए। तो वहाँ कहते हैं कि चंद्रवरदाई, इन दोनों ने प्लान बनाया। चंद्रवरदाई वापस दरबार में आता है और दरबार में वो कहता है कि महाराज, हमारे राजा की बहुत सारी विशेषताएं थी जो आपको पता भी हैं, लेकिन एक विशेषता आपको नहीं पता, वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। आपने आंखें निकाल दी तो क्या हुआ, वो ध्वनि पर भी सही निशाना लगाते। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं तुम्हारे इस राजा का ये कर्तव्य। अगले दिन दरबार लगाया गया और बेड़ियां डाल के दरबार में लाया गया और उनको एक तीर दे दिया और एक धनुष दे दिया और एक टारगेट लटका दिया गया। गौरी ने सोचा कहीं मेरे ही नहीं चला दे तीर को, तो वो क्या करते हैं, जहाँ सिंहासन लगाता है उस दीवार के पीछे एक हॉल किया और उस हॉल में से, दीवार के पीछे से वो अपना सिंहासन लगवाया। देखें, लेकिन फिर भी सोचा कि हो सकता है हॉल से ही डाल दे तीर को, तो उन्होंने 7 लोहे के तवे लगा के उनको छेद करवा के फिर और लगवा दिया, मोटा दीवार को कर दिया गया। तो इस तरह से अब कहा चंद्रवरदाई ने, महाराज इनको सुनता नहीं है तो मैं अपने भाषा में इनको एक दोहा कहता हूँ जिससे वो टारगेट को डिसाइड करेंगे। तो वो कहता है, 4 बांस 24 गज, अष्ट अंगल परवान है, इतने पर विस्तार है मत चूके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान टारगेट पे निशाने से वो गौरी की साइड लगाता है, गौरी की आंख में तीर लगता है, गौरी धड़ाम, और ये दोनों एक दूसरे को कटार घोंप के हत्या हो जाती है। दोनों आप दूसरे से आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस सारी घटना को चंद्रवरदाई वहीं आत्महत्या कर लेता है। तो इस चंद्रवरदाई कौन, इसका पुत्र जल्हण इस घटना को लिखता है। तो इस तरह की घटना ये रासों में है। तो ये पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा, लेकिन ध्यान रखना पुत्र जल्हण ने इसको पूरा किया। आखिरी घटनाओं का वर्णन जल्हण ने किया है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं अब। बिसलदेव रासो के लेखक कौन है? तो बिसलदेव रासो के लेखक, ऑप्शन आपको इस प्रकार मिल जाएंगे वहां पे कि बिसलदेव रासो के लेखक कौन है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको लेखक पूछते हैं बिसलदेव। आपके ध्यान रखना, बिसलदेव जो हैं वो विग्रहराज चतुर्थ के रूप से भी जाने जाते हैं और इनका जो विग्रह चतुर्थ इनकी उपाधि है। तो इसमें ऑप्शन है बिसलदेव रासो के, तो आपके ऑप्शनों में आएगा जयानक, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज राठौड़, सी ऑप्शन है कि इंदुमती, और डी ऑप्शन है आपके एक मिनट। हाँ, एक है नरपति, पूरा नाम है नाल है। ये 4 ऑप्शन आपको देते हैं। तो बिसलदेव रासो के लेखक पूछते हैं, इसमें आपसे आंसर जयानक, पृथ्वीराज राठौड़, इंदुमती और नरपति नाल है। तो राइटर हैं इसके नरपति नाल है। जो बिसलदेव रासो हैं सांभर के राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? सांभर।
एक क्वेश्चन और यहीं पे पूछ लेते हैं, तो बिसलदेव रासो की जो महिला पात्र है उसका क्या नाम है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं महिला पात्र का, इसकी महिला पात्र कौन है, तो महिला पात्र है राजमती। दो क्वेश्चन इसमें बना देते हैं, इसलिए कंफ्यूजन था कई बार। तो बिसलदेव रासो के लेखक पूछे तो नरपति नाल है, अगर इससे महिला पात्र पूछे तो राजमती। ये बिसलदेव जो राजा थे सांबर के, इनकी रानी है, ये पत्नी है। तो एक घटना मिलती है यहाँ पे इनकी पत्नी की कि ये एक कहानी सुनी इन्होंने, एक बातें सुनी, उस बातों के आधार पर राजमती ने बिसलदेव से कहा, बहुत बहादुर राजा थे, उनकी वीरताओं का वर्णन है इसमें नरपति नाले ने किया है। इस घटना का भी वर्णन किया है इसमें कि रानी कहती है कि मैंने उड़ीसा के राजा के यहाँ सुना है बहुत सारी हीरे की कहानी है। तो उड़ीसा के राजा के जब हीरे की कहानी इन्होंने सुनी तो रानी ने कहा, मेरे को किसी और पे विश्वास नहीं है, राजा जी आप जाके देखिए कि मेरे को औरों की बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं रहा, आप खुद की आंखों से उन खानों को देखिए, तब आप मेरे को इसका वर्णन करिए। तो रानी को समझाया राजा ने, इतनी दूर जाएं क्या मत निकले कि फ़ायदा, लेकिन नहीं मानी रानी ने, जिद पकड़ी। तो राजा बाबा जी के भेष में जाता है उड़ीसा और उन खानों की तलाश करता है और 20 वर्ष लग जाते हैं। 20 वर्ष में भी उन खानों की तलाश नहीं कर पाया, वापिस आया। तो इस ग्रंथ में भी इनके विरह का वर्णन भी इसमें किया गया है। राजा बड़ा नाराज था कि आपने मेरे 20 साल बर्बाद कर दिए, इस तरह की घटना थी। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपना राजपाट भजीदेव को दे दिया, खुद बाबा जी हो गए। तो इस तरह का वर्णन है। तो बिसलदेव रासो के लेखक नरपति नाले हैं और इनकी जो महिला पात्र हैं वो राजमती हैं। इनके चारों ओर ये ग्रंथ घूमता है, ध्यान रखना मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। वीर विनोद के लेखक पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर विनोद के लेखक। तो आपके सवाल है, इसमें ऑप्शन आता है दयालदास, इसी तरह के ऑप्शन वो कुछ भी बना सकता है आपके, सूर्यमल मिश्रण, सी ऑप्शन वो बनाएगा विजयदान था, और श्यामल दास। तो वीर विनोद जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है आपसे पूछते हैं, तो मित्रों उसका आंसर है श्यामल दास। आपके एक सवाल और पूछते हैं, हिस्ट्री भी है आपके, उसमें ये पूछते हैं, हिस्ट्री में आता है कि राजपूताने में राजस्थान में सर्वाधिक किले किसने बनवाए, तो कुंभा ने बनवाए। तो ये श्यामल दास वीर विनोद में लिखता है कि राजपूताने में 84 बड़े किले हैं, उन 84 में से अकेले 32 किले किसने बनवाए, महाराणा कुंभा ने बनवाए। इस घटना का वर्णन भी इन्होंने वीर विनोद में किया है। तो मेवाड़ महाराणाओं के वंशों की बहादुरियों का वर्णन भी इसमें किया गया है इस ग्रंथ में। तो श्यामल दास ने लिखा है वीर विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है राजस्थानी साहित्य की कौन सी कहानी या कथा विधा है। क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य की कौन सी कहानी या बात करें कथा विधा है। तो उसमें ऑप्शन आता है आपके वेली, दूसरा ऑप्शन आता है विगत, तीसरा ऑप्शन आता है वात, और चौथा ऑप्शन है वचनी का। तो आपके इस साहित्य की कहानी कथा विधा है वात। अब देखते हो आप गांव में बोलते हो अपने दादाजी से, दादाजी बात कहिए, तो बात का ही हिंदी अर्थ बिगड़ के बात हुआ है, तो वाता हैं। तो वात राजस्थानी कहानी कथाएं हैं जिनको हम राजस्थान में वात कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये सवाल आ चुका है, वात है।
आपके अगला सवाल है, वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है और किसने लिखा? अगला सवाल है वेली कृष्ण रुक्मणी री। अगला क्वेश्चन है वेली कृष्ण रुक्मणी री कौन सी भाषा का ग्रंथ है? इसकी भाषा पूछ ली है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी री कौन सी भाषा का ग्रंथ है? तो आपके सवाल आता है पूर्वी मारवाड़ी भाषा है, बी ऑप्शन देते हैं आपके उत्तरी मारवाड़ी है, आपके सी ऑप्शन देते हैं दक्षिणी मारवाड़ी, और डी है पश्चिमी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी। तो ध्यान रखना मित्रों, जो ये वेली कृष्ण रुक्मणी री है ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा का लिखित ग्रंथ है। तो उत्तरी मारवाड़ी में लिखा है और आपको पता है कि ये कौन सा साहित्य था? डिंगल भाषा में है, डिंगल भाषा है, डिंगल का साहित्य है ये वेली। आपसे पूछें कि वेली कृष्ण रुक्मणी का राइटर कौन है, रचनाकार कौन है, ये तो आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है वो एग्जामिनर, तो आपसे पूछे कि वेली कृष्ण रुक्मणी री के लेखक कौन है, तो मित्रों इसके लेखक अगर आपसे पूछें तो ऑप्शन में अलग अलग देंगे आपको। तो ऑप्शन में आपके देखते हैं जैसे पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरा ऑप्शन बनाते हैं पृथ्वीराज राठौड़, तीसरा ऑप्शन बनाते हैं जयानक भट्ट, और चौथा ऑप्शन बनाते हैं चंद्रशेखर। तो वेली कृष्ण रुक्मणी री के लेखक हैं, आपके आंसर आता है पृथ्वीराज राठौड़। इसके बारे में और थोड़ी बातें पूछ लेते हैं वेली के बारे में। तो वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ का है, और ध्यान रखना ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बहुत सारी बातें की हुई हैं। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ कौन है? ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो बीकानेर के राजा, तो बीकानेर के राजा थे राय सिंह। राय सिंह बीकानेर के राजा राय सिंह के छोटे भाई हैं, लेकिन राय सिंह से इनकी थोड़ा खटपट हो गई थी, मनमुटाव था, तो ये बीकानेर छोड़ दिया और अकबर ने इसे अपने दरबार में जगह दे दी। तो कहाँ है? अकबर के दरबार ही कवि हो गए। अकबर क्या करता था, जब राजपूताने के दो भाइयों में झगड़ा हो जाता तो एक भाई अगर वहाँ राजा है, दूसरे भाई की कमजोरी है, तो उसको अपने दरबार में पोस्ट दे देता, जिससे वो भी ताकतवर हो जाए, दोनों भाई लड़ते रहे, कमज़ोर होते रहे। ये उनकी पॉलिसी होती थी। तो ये अकबर के दरबार में रहते थे पृथ्वीराज राठौड़। तो ये कवि थे। तो आपने कन्हैयालाल सेठिया, अपन बात करेंगे कन्हैयालाल सेठिया के पाताल पीथल की। तो कन्हैयालाल सेठिया ने एक बुक लिखी पाताल पीथल, उसमें पाताल महाराणा प्रताप का वर्णन है, पीथल पृथ्वीराज राठौड़ का वर्णन है। ऐसे कि ऐसे ही यहाँ पे जो वेली कृष्ण रुक्मणी री है, इसमें कृष्ण भगवान और रुक्मणी जो उनकी पत्नी है उनके विवाह का वर्णन है, कैसे विवाह हुआ। शॉर्ट में यही है कि जो रुक्मणी थी उसका भाई रुक्मी उसका विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहता था, लेकिन कृष्ण भगवान को चाहती थी। तो कृष्ण भगवान से कहा उन्होंने कि मेरी शादी मेरा भाई अपने दोस्त से करना चाहता है, मैं नहीं करना चाहती, आप मेरे साथ शादी करिए। तो वो कृष्ण भगवान उन्हें वहाँ से अपने घर से उनके घर से ले जाते हैं। तो कहते हैं रुक्मणी से कृष्ण कि आप रथ चलाइए, मैं पीछे बैठता हूँ। तो रुक्मणी रथ चला रही है।
जब ये बात रुक्मी को इनके भाई को पता चली तो वो सेना लेके आता है, कृष्ण को रास्ते में रोकता है और कृष्ण से कहता है तू अब मेरी बहन को कैसे लेके जा रहा है। तो कृष्ण कहता है कि मैं तेरी बहन को नहीं ले जा रहा, ये ही मेरे को लेके जा रही है, यही मेरे को भगा के लेके जा रही है। तो इस तरीके वार्तालाप होते हैं। तब तक कृष्ण का बड़ा भाई बलराम आ जाता है, दोनों में युद्ध होता है, उसका सर मोड़ दिया जाता है, मूंछें काट दी जाती हैं, युद्ध भूमि में छोड़ दिया जाता है। इस तरह का वर्णन इस ग्रंथ में किया हुआ है। तो जो ये वेली कृष्ण रुक्मणी री है, इस ग्रंथ के बारे में राजस्थान के इतिहास के भीष्म पितामह, राजस्थान के इतिहास के जो पितामह कहलाते हैं आपके कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि ये वेली कृष्ण रुक्मणी री इतना अच्छा ग्रंथ लिखा है कि इसमें 10 सहस्त्र घोड़ों की ताकत है। 10 सहस्त्र घोड़ों की ताकत है, यानी कि सहस्त्र का मतलब होता है 10,000 घोड़ों की ताकत है। ये कौन कह रहा है? कर्नल जेम्स टॉड कह रहा है। दूसरा दुर्सा आड़ा, ये दुर्सा आड़ा भी अकबर का दरबारी कवि था। तो दुर्सा आड़ा कह रहा है ये 5वां वेद है। अपने 4 वेद हो चुके हैं, तो वो कहता है 5वां वेद है। सबसे प्राचीन वेद लिखित ग्रंथ अगर संसार का बात करें, सबसे प्राचीन भाषा की बात करें तो संस्कृत है। सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। वो कहता है ये 5वां वेद है। 19 पुराण हो चुके, 18 पुराण हो चुके हैं। वो कह रहा है ये 19वां पुराण है। कौन कह रहा है? दुर्सा आड़ा कह रहा है। दुर्सा आड़ा इस बात को कह रहा है। जो दुर्सा आड़ा है, इस दुर्सा आड़ा ने भी एक बुक लिखी थी। दुर्सा आड़ा की आपसे अगर पुस्तक पूछें कि इसका राय दुर्सा आड़ा ने कौन सा लिखा, तो विरुद्ध क्षेत्री लिखा है इन्होंने। दुर्सा आड़ा की बुक का नाम है विरुद्ध क्षेत्री। इसने अकबर के विरुद्ध ही लिखा। दुर्सा आड़ा ने अकबर का दरबारी कवि है और अकबर ने इसे इस ग्रंथ के नाम पर 6 करोड़ रुपए दिए इनाम में। कितने दिए? चांदी के रुपए 6 करोड़। उस समय अकबर के समय के 6 करोड़ चांदी के रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। आज भी बहुत बड़ी रकम है 6 करोड़। तो दुर्सा आड़ा इतना अच्छा कवि है इसका, वो 6 करोड़ रुपए जीत रहा है। वो भी कह रहा है इस वेली के लिए कि ये 5वां वेद है, 19वां पुराण है। ऐसे ही तेस्सी तोरी, इटली के विद्वान है तेस्सी तोरी। तेस्सी तोरी जो विद्वान है इटली के, ये कह रहे हैं कि ये डिंगल भाषा का होरस है। डिंगल का होरस। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। होरस यूनानी कवि थे। कहते हैं कि ये पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं वो डिंगल के होरस हैं। तेस्सी तोरी कह रहा है। और नाभदास जो विद्वान थे, नाभदास, ये नाभदास इनकी तुलना भक्तमाल से करते हैं कि भक्तमाल जैसे हैं। तो नाभदास तुलना करते हैं भक्तमाल से। इस तरह से वेली के बारे में बड़ी बातें की हुई हैं। तो वेली कृष्ण रुक्मणी, कृष्ण रुक्मणी के विवाह का वर्णन है, जिसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड कहता है 10,000 घोड़ों की ताकत है इस ग्रंथ में। और ये दुर्सा आड़ा कह रहा है 5वां वेद है, 19वां पुराण है। तेस्सी तोरी इटली के विद्वान कह रहे हैं ये डिंगल का होरस है, पृथ्वीराज राठौड़। और नाभदास की तुलना करते हैं रामदास भक्तमाल से। इस ये भी बड़ा ग्रंथ है, इससे तुलना करते हैं किसकी? पृथ्वीराज राठौड़ की। इस तरह की घटना है यहाँ पे। इसमें अगली बुक के बारे में बात करते हैं अपन मित्रों। आपने उतार लिया होगा अभी तक इसको। तो दुर्सा आड़ा की बात करते हैं। तो दुर्सा आड़ा ने ये विरुद्ध क्षेत्री किसका है? अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो विरुद्ध क्षेत्री जो ग्रंथ है, इसके लेखक पूछते हैं तो वो है दुर्सा आड़ा। देखो दुर्सा आड़ा इतने इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अब महाराणा प्रताप का आपके छोटी क्लासेज में सिलेबस डाला गया। अभी सरकार ने वो सिलेबस वापस हटा लिया। अभी बहुत मैटर बना था इस बात का। हो सकता है प्रताप के बारे में सवाल आए। तो ये महाराणा प्रताप के बारे में भी विरुद्ध क्षेत्री जो दुर्सा आड़ा है वहाँ पे वर्णन करता है। और महाराणा प्रताप
के ये प्रशंसक हैं, एक तो ये और दूसरे पृथ्वीराज राठौड़, दोनों महाराणा प्रताप के प्रशंसक है। अकबर के दरबारी का भी होने के बाद भी प्रताप की प्रशंसा करते थे अकबर के सामने। तो इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है कि अकबर ने जब पहली बार समाचार सुना प्रताप के मृत्यु का, तो ये सब दरबार में बैठे थे, तो क्या प्रतिक्रिया हुई। पहले सीसीटीवी कैमरे वगैरह तो थे नहीं जो देख लें या रिकॉर्डिंग कैसे प्रतिक्रिया हो रही थी। तो दुर्साढ़ा अपनी कविता में लिखता है, तो दुर्साढ़ा कहता है अपनी कविता में कि अकबर ने जब पहली बार ये सूचना मिली कि उनका सबसे बड़ा शत्रु मारा गया, तो प्रताप की मृत्यु कैसे हुई। तो प्रताप की देखो मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 में। हल्दी घाटी युद्ध कब हो रहा है, 1576 को हो रहा है। तो मृत्यु यहाँ हुई है, ध्यान रखना, 1597 में। मृत्यु कैसे हुई, प्रताप ने सारा मेवाड़ जीत लिया, सिर्फ चित्तौड़गढ़ मांडलगढ़ नहीं जीत पाए थे। उन पे चढ़ाई करने के लिए सेना बिल्कुल तैयार थी। प्रताप खुद तैयार हो रहे थे, अपनी ड्रेस पहन रहे थे, कहते हैं 7.5 फीट के थे, 40 किलो की तलवार रखते, 80 किलो का भाला रखते थे, 40 किलो के ढाल रखते थे, 2 40 किलो की उनके पास तलवार थी। तो इतना ताकतवर व्यक्ति, उसका धनुष भी बड़ा भारी था बांस का, तो उसको ऐसे करके दबा के उसकी प्रत्यंचा डोरी कस रहे थे, तो वो टूट गया बीच में से, और वो हार्ट के पास वो गड़ गया सीने में, और खून का फव्वारा निकल आया। 2 महीने तक इन्फेक्शन फैला रहा, ब्लड रुका नहीं, उनकी मृत्यु इस डेट को हो गई। तो जब इसकी सूचना मिली कि सबसे बड़ा शत्रु मारा गया, तो दुर्साढ़ा लिख रहा है कि क्या प्रतिक्रिया करी अकबर ने। कहता है दुर्साढ़ा कि असलेगो अनदाग पाग लेगो अननामी, गहलोत राण जीत गई दसन मूंद रसना डसी, तो निसास मूक भरिया तो मृतता प्रताप सी। ये लिखा उन्होंने। तो इसका अर्थ ये है कि असले को अणदाग, कि आप अपने घोड़े, अस का मतलब होता है घोड़ा, अब अपने घोड़े को अणदगा ले गए महाराणा प्रताप जी। असले को अणदाग पाग ले गो अणनामी, पगड़ी जो पाग होती है उसको भी अकबर का नाम, मुगलों का नाम नहीं लगने दिया, आप इसे भी अननामी ले गए। आप रण को जीत गए हो, गहलोत वंश से गहलोत रण जीत गए, गुहिल गहलोत सिसोदिया कहलाते हैं ये, तो आप युद्ध भूमि को जीत गए हो। गहलोत पागले गुणनामी और गहलोत राण जीत गई, दसन मूंद रसना दे। दसन का मतलब राजा भी होता है, दांत भी होते हैं, मूंद रसना डरी, दांतों को कहते हैं। प्रताप ने समाचार सुना अकबर ने प्रताप की मृत्यु का, तो अपनी दांतों से, रसना का मतलब जीभ को काटा, और निसास मुख भरिया, और गहरी सांस बाद में छोड़ी, और उसके आंखों में भी आंसू आ गए अकबर के। तो इस तरह की प्रतिक्रिया अकबर ने की। तो ये घटना दुर्साढ़ा ने अपनी इस कविता में लिखी है। चलो अब बात करते हैं पाताल पीथल की। अगली बुक है पाताल, यहीं पे बात कर लेते हैं, और पीथल। पाताल पीथल के रचनाकार, तो पाताल पीतल के रचनाकार कौन है, आपसे सवाल पूछें तो ऑप्शन आता है आपका। देखो पाताल पीतल का अगर आपसे सवाल पूछते हैं तो पाताल पीतल किसने लिखा, तो ऑप्शन में आपके कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, और शिवदास गांडण। तो आपको सबको पता है पाताल पीथल के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया हैं। आंसर ये है आपका। और कौन कौन सी सेठिया की बुकें हैं उनको भी आप यहाँ लिख सकते हो। कन्हैयालाल सेठिया की पाताल पीथल, अन्य पुस्तक हैं इसकी, पुस्तकें कौन कौन सी हैं, अन्य पुस्तकें जमीन रो धनी, ध्यान रखना अपन बात करेंगे जमीन रो धनी। और पुस्तक इनकी मिंजर है, और पुस्तक इनकी लीलटास है,
तो ये कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तकें हैं। तो पाताल पीथल के बारे में वर्णन कन्हैयालाल सेठिया ने किया है। तो यहाँ अगर बात करें अपन इनकी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो पाताल पीथल की बात करते हैं। कन्हैयालाल सेठिया कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, ये इसके राइटर हैं। तो पाताल जो है, ये पाताल कौन है? महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन है। और पीथल का वर्णन है पृथ्वीराज राठौड़, वेली कृष्ण रुक्मणी वाले पृथ्वीराज राठौड़। इन्होंने क्या लिखा था? वेली कृष्ण रुक्मणी री। तो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में वर्णन है। अकबर के दरबारी कवि हैं। तो क्या हुआ, एक घटना आपने सुनी हो, एक कविता आती है, अरे घासी री रोटी जद बन बिलाड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी युद्ध का निर्णय नहीं हुआ, जंगलों में चले गए, तो घास की रोटी भी खानी पड़ी। उनका लड़का अमर सिंह, वो भी घास की रोटी खा रहा है, वो भी बिलाव लेके भाग रहा है। तो इस तरह की घटनाएं होती है। तो इतिहास में वर्णन मिलता है इस तरह की घटना कि महाराणा प्रताप भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए चिट्ठी, फरमान, लेटर लिखने वाले थे। ये घटना अकबर के दरबार में पहुंचती है। तो अकबर इन दोनों से मजाक करता है। किससे? पृथ्वीराज राठौड़ से, दुर्साड़ा से, जो प्रताप के प्रशंसक थे। तो वहां कहता है प्रताप, पृथ्वीराज राठौड़ से, पीथल से, कि भैया अब तुम्हारा प्रताप अधीनता स्वीकार करने वाला है। सुना है कि वो चिट्ठी लिख रहा है, फरमान लिख रहा है। तो पृथ्वीराज राठौड़ को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने इस बात का विश्वास नहीं किया और वहां दरबार से आके तुरंत चिट्ठी लिख के महाराणा प्रताप को, और चिट्ठी का लिख के इन बातों का कि दरबार में इस तरह की अफवाहें चलनी क्या ये सच है, तो प्रताप से वो चीज़ें जानना चाहिए। तो उन चीज़ों का वर्णन पाताल पीथल में महाराणा प्रताप की इन दोनों की वार्तालाप का वर्णन कन्हैयालाल सेठिया ने कहा है। तो ये लिखते हैं कि वो कविता के बोल कुछ इस प्रकार थे। वो चिट्ठी इस तरह लिखी कि पाताल जो पादशाह, पाताल मतलब महाराणा प्रताप, पाताल जो पादशाह बोले मुख होता मयण, मिहिर पश्चिम दिशमाऊ का सपराउत। तो वो कह रहा है कि पाताल जो बादशाह की महाराणा प्रताप जी, मैंने सुना है आपके मुख से अकबर के लिए बादशाह निकलने वाला है। कि पाताल जो बादशाह बोले मुख होता वयन, कि आपके मुख से बादशाह निकलने वाला है अकबर के लिए। अकबर को कभी प्रताप ने बादशाह नहीं कहा, तुर्क कहता था। तो इसका अर्थ आगे कह रहा है कि पाताल जो पादशाह बोले मुख होता है मिहिर पश्चिम दिशमाऊ का सपरावत। मिहिर का मतलब होता है सूर्य। क्या इसका अर्थ तो यह हुआ कि सूर्य अब कहाँ से निकलने वाला है? पश्चिम से निकलने वाला है, अगर आपके मुख से बादशाह निकल रहा है। तो आगे कह रहा है कि पटकू मूछा पाण। तो पृथ्वीराज राठौड़ कह रहे हैं कि या तो मैं, बहुत बड़ी दाढ़ी मूछ रखते थे, कि या तो मैं अपनी मूछों पे ताव देऊं, पटकू मूछा पाण के कटकू निज तन करद, या अपनी करद का मतलब तलवार, या अपनी तलवार से अपने तन के क्या कर लूं? दो टुकड़े कर लूं। लिख दीजिए दीवान इन दो महली बात। तो कह रहा है कि दीवान जी मेरे को लिख के दीजिए, मैं अफवाहें सुन रहा हूँ दरबार में, मेरे को लिख के दीजिए, मैं विश्वास नहीं कर रहा सुनी सुनाई बातों को, कि लिख दीजिए दीवान इन दो महली बात, दोगली बातें हैं, इनमें लिख के दीजिए मुझे, तब विश्वास होगा कि ये सच है या नहीं है, कि मैं नहीं मान रहा कि सच है। तो दीवान देखो यहाँ वर्णन कर रहा है दीवान। तो मेवाड़ राजवंश जो था कभी भी अपने आप को मेवाड़ का राजा नहीं मानता था। एक लिंग महादेव जो बप्पा रावल ने स्थापित करवाए थे, तो उनको ही मेवाड़ का राजा मानते हैं, खुद उनके दीवान मान के शासन करते हैं। तो दो राजवंश हैं, एक मेवाड़ राजवंश, ये भगवान राम के पुत्र लव की संतानें मानते हैं। एक आमेर राजवंश, बाद में जयपुर राजवंश हुआ, कछवा वंश, ये भी जो हैं वो अपने आप को दीवान मान के शासन करते हैं। गोविंद देव जी हैं जयपुर में, वहाँ सिटी पैलेस महलों में, तो कहते हैं वो गोविंद देव जी को जयपुर का राजा मानते हैं और खुद दीवान मान के शासन करते थे। इस तरह की घटनाएं, वो भगवान राम के पुत्र कुश की संतान मानते हैं, जयपुर के कछवा, इसलिए कछवा कहलाए। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप जब को लेटर मिलता है, कहते हैं महाराणा प्रताप उसका जवाब देते हैं। तो महाराणा प्रताप जवाब दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि पीथल से कह रहे हैं कि तुर्क कहासी मुख पतो, कि राठौड़ से कह रहे हैं कि तुर्क कहासी मुख पतो, मेरे मुख से हमेशा का निकलेगा? तुर्क ही निकलेगा। तुर्क कहासी मुख पतो इन तन सु एक लिंग, मैं एक लिंग भगवान की सौगन खा के कह रहा हूं कि मेरे तन से हमेशा तुर्क ही निकलेगा। उगे झाई से उगसी प्राची बीज पतंग।
तो जो जहाँ से उगता है वो वहीं से उगेगा। प्राची का मतलब सूर्य होता है, बीज जहाँ से निकलता है, पतंगा जहाँ से निकलता है वहीं से निकलेगा। आगे कह रहा है कि खुशी होत पीथल का मद, कि पीथल खुशी मना पटको मूछा पान और अपनी मूछों पर बिताओ देओ। और आगे कह रहा है जैते पतझड़ है पत्तो, जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तय तय कलमा सिल कैवाण, तो कैवाण का मतलब तलवार होता है, ऐसे ही मैं इनके सिर तलवार से गिराऊंगा पतझड़ के पत्तों के जैसे, मुगलों के। इस तरह की घटना में वो वर्णन करते हैं, इस तरह की बातें हैं। अगला सवाल है आपका, अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ये बुक का नाम है, के लेखक हैं। तो मित्रों आपसे पूछते हैं प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है, तो आप आंसर ही ध्यान रखो, ये बहुत बार आया है, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा जी, ये हैं भारतीय प्राचीन लिपिमाला पुस्तक के लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगली बुक है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बादली के रचनाकार। मित्रों ये ध्यान रखना, बादली जो है ये राजस्थानी भाषा की पहली कविता है, प्रथम कविता है, प्रथम राजस्थानी कविता है ये बादली। तो आपसे पूछते हैं इसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन में देते हैं राघे राघव, बी ऑप्शन डालते आपके चंद्र सिंह विरकाली, सी ऑप्शन डालते हैं मेघराज मुकुल, और डी ऑप्शन डालते हैं गोपीनाथ। तो आपको ध्यान रखना है चंद्र सिंह विरकाली बादली के रचनाकार हैं। राजस्थान में बादलों का बड़ा महत्व है और बारिश नहीं होती है, पानी नहीं है, इसलिए बादलों का बड़ा महत्व है, इसलिए बहुत सारे कवियों ने बादलों के बारे में कहा है। तो पहली राजस्थान की कविता है बादली, जो चंद्र सिंह विरकाली द्वारा लिखी गई है। मित्रों स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट पुस्तक बात करते हैं शिशुपाल वध। कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध किया था, उसकी 100 गलतियां माफ की थी। तो ऐसे उसके बारे में पूछते हैं, शिशुपाल वध पुस्तक के लेखक। तो आंसर क्या है आपका? शिशुपाल वध के लेखक है, महाकवि हैं ये माघ। कौन है मित्रों? माघ। ध्यान रखना ये अपने राजस्थान के भीनमाल, भीनमाल कहाँ है? जालोर, जालोर के रहने वाले हैं। तो महाकवि माघ ने शिशुपाल वध नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें कृष्ण भगवान द्वारा शिशुपाल के वध की घटनाएं वर्णित की गई है। अगली पुस्तक आपसे पूछें पद्मावत के लेखक। अगला क्वेश्चन है पद्मावत के लेखक कौन है? तो आपको पता है मित्रों, पद्मावत के लिए आपसे ऑप्शन में आपके एक पिक्चर भी आ चुके हैं। पद्मावत अभी संजय लीला भंसाली ने वो पिक्चर बनाई थी, तो इसी ग्रंथ के आधार पर बनाई थी। तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद।
जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं। इस ग्रंथ में जो रानी पद्मनी है, चित्तौड़गढ़ की रानी, 1303 अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ चित्तौड़गढ़, उन सब का वर्णन, रतन सिंह जो चित्तौड़ के राजा हैं, राव रतन सिंह, उन सब का वर्णन है। किस तरह से धोखे से उन्होंने पद्मनी को प्राप्त करने की कोशिश की, वो सब चीज़ें मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पद्मावत ग्रंथ में लिखी है। और इसी में एक तोते का वर्णन होता है जो पिक्चर में वहाँ नहीं बताया गया। तो वो तोता हीरामन प्रजाति का हीरामन तोता था। इसे गांगरोणी तोता भी बोलते हैं। जो आपका गांगरोण का किला है उसके जंगलों में, आसपास जंगलों में आज भी इनकी संख्या 80 रह गई है। तो ये प्रजाति सबसे इंटेलिजेंट मानी जाती है, जो मानव की आवाज़ निकाल लेता है, कुछ सेंटेंस अंग्रेजी हिंदी सीख लेता है, नकलची बहुत होता है। तो इस तरह के वहाँ पे इस ग्रंथ में इस तोते का भी वर्णन है। इसका वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंडर पैराकिट। तो इस तरह से आपके ध्यान रखना, पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगली बुक है आपके कान्हड़ दे प्रबंध। क्वेश्चन है कान्हड़ दे प्रबंध पुस्तक के लेखक। कौन है? तो इसका आंसर है पद्मनाभ। पद्मनाभ ने कान्हड़ देव प्रबंध लिखा है। ये कान्हड़ देव जो है जालोर के राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? जालोर के राजा हैं। और इस ग्रंथ में जो जालोर अलाउद्दीन खिलजी है उनके युद्ध का वर्णन है। तो कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के युद्ध का वर्णन है। जालोर के चौहान राजा हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है। इन जो कान्हड़ देव थे इनके पुत्र थे वीरम देव, और खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। तो अपने हिंदुस्तान के इतिहास में पहला एकमात्र ये घटना मिलती है कि कोई मुस्लिम राजा ने किसी हिंदू राजकुमार या हिंदू राजा से अपनी लड़की का वैवाहिक संबंध करने का प्रस्ताव दिया हो। तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजा इसे पसंद करती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरी लड़की और आपका लड़के से शादी कर देते हैं। तो कान्हड़ देव इनके दरबार में रहते थे और वीरम देव भी रहता था, लेकिन इन्होंने, कान्हड़ देव ने मना कर दिया। तो इस बात से खिलजी नाराज हो गया और जालोर सेना भेज दी। 8 महीने घेरे डाल रहे, युद्ध का निर्णय नहीं हुआ, बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन उस युद्ध में कान्हड़ देव शहीद हो गए। बाद में वीरम देव ने युद्ध की बागडोर संभाली और युद्ध अनिर्णित रहा। फिर फिरोजा ने अपनी महाम जो माँ थी, धाय माँ, उनको भेजा, फिर युद्ध हुआ। तो कहते हैं वीरम देव जब युद्ध में नहीं जीत पाने की आशा नहीं रही तो इन्होंने आशापुरा माता, ध्यान रखना आपके कुल देवियाँ हैं तो आपके देवियाँ पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। तो आशापुरा माता के सामने अपना सर काट लिया, बलि दे दी। तो इस घटना से फिरोजा बड़ी दुखी हुई, तो इसने भी अपनी आत्महत्या कर ली और दोनों की समाधियां जालोर किले में आज भी मौजूद हैं। तो इस तरह की घटनाएं आपके इस साहित्य में। अगला है हमीर मद मर्दन। अगली पुस्तक है हमीर मद मर्दन। तो ध्यान रखो मित्रों, ये हमीर मद मर्दन जयसिंह सूरी की रचना है। ये जयसिंह सूरी है। ऐसे ही और रचनाएं हैं जो आपके आ जाती हैं कई बार, तो आप उनका ध्यान रखना। तो जैसे गजबन, ये सवाल आ चुका है। ये गजबन जो रचना है ये रूसी कहानियां हैं, रूसी कहानियां हैं। इनका लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने मारवाड़ी में, राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, ये राजकुमारी हैं जोधपुर ठिकाने में। ऐसे ही इनकी और बुकें लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की, टाबरारी वाता, कैरे चकवा बात,
अमोलक वाता आदि। मित्रों और देखते हैं अपन बुक्स के बारे में। दुविधा, अलेखू, हिटलर, पहेली, बातारी फुलवारी, इन पुस्तकों के रचनाकार हैं विजयदान देथा। ये देथा की रचनाएं हैं। ध्यान रखना, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत और विजयदान देथा, इन दोनों को राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार राजस्थान रत्न प्रदान किया गया। 2011 में राजस्थान रत्न की शुरुआत हुई थी और इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला है आपका हाला जालारी कुंडलियां। अगली बुक है हाला झाला। ये ईश्वर दास ने लिखी है मित्रों, ध्यान रखना, ईश्वर दास का वर्णन है। इस हाला जालारी कुंडलियां ईश्वर दास ने लिखा है। अगली बुक है ढोला मारू। ढोला मारू रा दूहा। जो ढोला मारूरा दूहा है वो कवि कल्लोल ने लिखा है, कल्लोल है। और एक ढोला मरवण री चौपाई, एक चौपाई है ढोला मरवण री चौपाई, इनको लिखा है राइटर है कुशल लाभ ने। ये कुशल लाभ इसके मरवण के चौपाई के हैं। अगली बुक है पाबूजी, पाबूजीरा छंद। और एक और बुक है गोगाजी रसावला। ये दोनों बुकें पाबूजी चंद्र गोगाजी रसावला विठू मिहा की हैं मित्रों, विठू मिहा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। बहुत सारी बुकें आपके मेन बुकें आपको लिखा रहा हूं यहां पे, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगली है सतसई, ये बिहारी की है। सतसई लिखा है बिहारी जी ने। ये बिहारी जो आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह उनके आश्रित कवि थे, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे, दरबारी कवि हैं। इन्होंने सतसई में 713 दोहे हैं मित्रों, ध्यान रखना। और एक है वीर सतसई, यह लिखा है सूर्यमल मिश्रण का है। सतसई ध्यान रखना बिहारी का है और वीर सतसई है सूर्यमल मिश्रण का है। और वंश भास्कर भी इन्हीं का है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर। और बलवंत विलास भी इन्हीं की रचना है। इन्हीं की रचना है छंदोमयुख भी सूर्यमल मिश्रण की रचना है। राम रंजाट भी है, सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक है राम रंजाट। और एक और पुस्तक है इनकी धातु रूपावली, ये भी सूर्यमल मिश्रण की ही रचना है। नेक्स्ट रजियारा सोरठा, अगली पुस्तक है रजिया सोरठा।
तो रजियारा सोरठा पुस्तक के राइटर हैं कृपाराम। कृपाराम ने लिखा है। बांकीदासरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, ये बीकानेर का राजवंश का वर्णन है, बांकीदास। दयालदासरी ख्यात, इसके राइटर है दयालदास, बीकानेर। मेघराज सेनानी, सेनानी रचना है मेघराज मुकुल। सेनानी रचना मेघराज मुकुल की है। नैणसीरी ख्यात मुहणोत नैणसी हैं। नैणसीरी ख्यात ये जोधपुर राजवंश के कवि थे जसवंत सिंह के। मुहणोत, मुहणोत नैणसी। इन नैणसी को राजपूताने का अब्दुल फजल कहा जाता है। कौन है ये? राजपूताने का अब्दुल फजल। ये अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के युद्धों का लाइव टेलीकास्ट लिखते थे। ऐसे नैणसी, मुहणोत नैणसी, राजपूत अब्दुल फजल कहलाते हैं। और एक और बुक लिखी इन्होंने, मारवाड़ परगना विगत, बुक का नाम है मारवाड़ परगनारी विगत। तो ये जसवंत सिंह के युद्धों का वर्णन लिखते थे। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। 5 लाख शब्द है राजस्थानी भाषा के। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश ये सीताराम लालस का है। सीताराम लालस, 5 लाख शब्द हैं इसमें मित्रों, ध्यान रखना। ये महत्वपूर्ण बुक है। ऐसे कुछ संत साहित्यों में आपसे पूछ लेते हैं, तो संत साहित्यों में ध्यान रखना, सिंधु घड़ा, सिंधु घड़ा और कोड़ा ग्रंथ, ये ग्रंथ लिखे जसनाथी संप्रदाय के हैं। जसनाथ जी, जसनाथ जी। एक लालदासरी चेतावनियां, ये लालदास धौलीदू बलवर के हैं, लालदास जी। एक है अनभयवाणी और दूसरी बुक है कायाबेली। अनभयवाणी कायाबेली दादू पंथ की है, दादू पंथ। इनकी गद्दी नरेना में है। और इन्हीं दयाबोध, ये दयाबाई का है। और सहज प्रकाश, ये सहजोबाई का है। ये दोनों की दोनों चरणदासी संप्रदाय की शिष्याएं हैं। चरणदासी संप्रदाय, ये संप्रदाय चरणदास ने चलाया था, चरणदास जी ने, जो डेहरा शाहपुरा के, डेहरा के हैं, डेहरा। तो इस तरह के ये आपके देखो कुछ महत्वपूर्ण बुक्स थी जो आपके परीक्षाओं में आती हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो। कुछ बुकें हैं जो आपके एक आती हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनको लिखा रहा हूं मैं आपको। तो आप देखिए, अपन ने बात की राजस्थानी भाषा की पहली पुस्तक कौन है? राजस्थानी भाषा की पहली पुस्तक वज्रसेन सूरी की भरतेश्वर बाहुबली घोर है।
अगर वचनिका शैली की पहली रचना, तो वचनिका शैली, वचनिका शैली पूछे आपसे फर्स्ट रचना, तो वचनिका शैली की फर्स्ट रचना है अचलदास खींचरी वचनिका। गांगरोन के राजा हैं ये, अचलदास खींचरी वचनिका। ये इसके लेखक है शिवदास गार्डन, ये लेखक है इसके। तो राजस्थान में वचनिका शैली की पहली रचना है ये। अगर राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास पूछे, आपसे पूछ ले जाए कि राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो कनक सुंदर है। ये लिखा है, राइटर है इसके कनक सुंदर के शिवचंद भरतिया, ये इसके राइटर हैं। वचनिका शैली जो है प्रथम रचना अचलदास खींचरी वचनिका, राइटर है शिवदास गार्डन। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास ध्यान रखना कनक सुंदर है और इसके राइटर हैं शिवचंद भरतिया। प्रथम नाटक, प्रथम नाटक पूछ ले राजस्थानी साहित्य का, तो प्रथम नाटक है आपका केसर विलास। इसके राइटर भी यही हैं शिवचंद भरतिया। पहला नाटक भी इन्होंने ये लिखा है। प्रथम कहानी, अगर राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी पूछ ले तो प्रथम कहानी है विश्रांत प्रवास, और इसके राइटर भी यही हैं शिवचंद भरतिया राइटर हैं। और राजस्थानी भाषा का प्रथम हिंदी उपन्यास पूछे आपसे, राजस्थान का हिंदी उपन्यास, तो यह है अबलाओं का इंसाफ। ये राइटर है अंबिका दत्त व्यास। ये पहली उपन्यास है, इनका राइटर है। और पहला महाकाव्य तो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। राइटर चंद्रवरदाई। तो मित्रों ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इनका रिवीजन कर लो बार बार, तो याद हो जाएंगे आपके। धन्यवाद।